ठीक है, माइक कोई नहीं ऑन करेगा। तो इसको हम लोग केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, सेंटर कैसे डिफाइन करते हो, वृत्त में वह बिंदु जो वृत्त पर स्थित सभी बिंदु से बराबर दूरी पर हो, है ना। तो वह बिंदु जो वृत्त पर स्थित सभी दूरी से बराबर दूरी पर हो उसे हम लोग केंद्र कहते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो हम लोगों ने केंद्र के बारे में ही पढ़ा कि केंद्र होता क्या है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्र होता क्या है, और ये चीज वृत्त के अंदर में होता है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे क्या पढ़ा। तो ये बताओ, अगर मैं केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिला दूं, तो इस ओपी को आप क्या बोलोगे। ओपी का कोई स्पेशल नाम है क्या, ओपी को आप क्या बोलोगे, जल्दी जल्दी बताओ, चैट सेक्शन में ही लिखना है। तो त्रिज्या बोलेंगे यानी रेडियस बोलेंगे, बिल्कुल। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या। ठीक है, यानी रेडियस। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। त्रिज्या यानी रेडियस कहेंगे। ठीक है, उसके आगे, त्रिज्या के आगे आपने क्या पढ़ा। तो त्रिज्या के आगे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं कोई वृत्त पर दो बिंदु बना दूं, ए बी, ठीक है, तो ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को, ए बी को आप क्या बोलोगे, ये बताओ। तो ए बी को आप क्या बोलोगे, ये बताओगे। ओपी को तो हमने त्रिज्या कहा, ठीक है, ए बी को क्या बोलोगे, बिल्कुल जीवा बोलेंगे या कॉर्ड बोलेंगे, है ना। तो इसे हम लोग जीवा बोलते हैं, है ना। तो जीवा के बारे में आपने पढ़ा। तो अगला कंसेप्ट जो था जीवा था, यानी कॉर्ड था। ठीक है, तो अगला कॉर्ड था, ए बी को हम लोग कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, इसके बाद मुझे ये बताओ, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी, अगर मैं कोई एक लाइन इस तरीके से बनाऊं जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, इसे मैं एक्स वाई लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो एक्स वाई को आप क्या कहोगे, एक्स वाई को आप क्या कहते हो, बिल्कुल एक्स वाई को व्यास कहते हैं। ठीक है, यानी इसके बाद हम लोगों ने व्यास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कुछ पूछता हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नाम तो समझ लिया, त्रिज्या क्या होता है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, केंद्र क्या होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसा, किसी वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है, कितने जीवा खींचे जा सकते हैं, या कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है, कितने जीवा खींचे जा सकते हैं, या कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। तो इनफाइनाइट या कह सकते हो अनंत। ठीक है, अनगिनत, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो आप कहोगे अगर त्रिज्या की बात करो, या जीवा की बात करो, या व्यास की बात करो, तीनों ही के तीनों अनंत खींचे जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है, अनंत त्रिज्या खींच सकते हो, अनंत जीवा खींच सकते हो, अनंत व्यास खींच सकते हो। जैसे कि देखो, मैं अगर एक वृत्त बनाऊं तो आपको दिख रहा है ना कि काफी सारे त्रिज्या खींची जा सकती है। ठीक है ना, ये सभी के सभी क्या है, त्रिज्या है। जीवा की अगर बात करो तो वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लो, तो बिंदु तो काफी सारे हैं यहाँ पर। तो यह भी हमारा एक जीवा है, यह भी हमारा एक जीवा है, यह भी हमारा जीवा है, और यह भी हमारा जीवा है ना। तो अनंत जीवा आप खींच सकते हो किसी वृत्त में। तो किसी वृत्त में जितना चाहो उतना जीवा खींच सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा व्यास भी क्या कर सकते हो, व्यास भी जितना चाहो उतना व्यास खींच सकते हो। तो अगर मैं कोई एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं ये वृत्त का केंद्र बना रहा हूँ, ठीक है, एक केंद्र भी बना देता हूँ। ठीक है, तो आप जितना चाहो इसमें उतना व्यास खींच सकते हो। ठीक है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को ही व्यास कहते हैं, तो जितना चाहो उतना व्यास खींच सकते हो। ठीक है, तो संख्या के बारे में तो आपने समझ लिया कि अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है, अनंत जीवा खींचे जा सकते हैं, अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, अभी भी आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था जीवा से रिलेटेड, कि एक मिनट में कितनी जीवा खींची जा सकती है, तो अनंत जीवा खींची जा सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा केंद्र की बात तो करो, केंद्र कितना खींचा जा सकता है, मतलब किसी वृत्त में कितना केंद्र होता है। केंद्र की संख्या क्या होती है, एक दो तीन या अनंत। तो किसी वृत्त में सिर्फ एक केंद्र होगा। तो अगर केंद्र के बारे में पूछा जाए तो बोलोगे किसी वृत्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर होता है। ठीक है, एक से अधिक सेंटर नहीं होगा। चलिए ये तो समझ लिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर आपको करना है। तो मुझे ये बताओगे, आप बोल रहे हो वृत्त में अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है, मतलब एक से अधिक त्रिज्या खींची जा सकती है। तो क्या सभी त्रिज्या की लंबाई बराबर होगी, हाँ या ना। अगर होगी तो y लिखोगे, अगर नहीं होगी तो n लिखोगे।
होगी तो y लिखोगे, नहीं होगी तो n लिखोगे। तो क्या सभी त्रिज्या की लंबाई बराबर होती है? तो आंसर होगा बिल्कुल सर, सभी त्रिज्या की लंबाई बराबर होती है, तो आंसर होगा यस। ठीक है, जितने भी त्रिज्या होगी, अगर एक त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर तो सभी त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वृत्त में सभी जीवा की लंबाई बराबर होती है, हाँ या ना? अगर आपको लगता है सभी जीवा की लंबाई बराबर होती है तो y लिखोगे, अगर लगता है कि जीवा की लंबाई अलग अलग होती है तो n लिखोगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो, सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होती। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होती। जैसे देखो, मैं यहां पर एक वृत्त बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ट्रू फॉल्स में। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। बताओ ए भी हमारा जीवा है या नहीं है, ये बताओ। ए भी हमें जीवा दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, ए भी हमें जीवा दिख रहा है। अब आप देखो, दूसरा जीवा मैं बना रहा हूं, पी क्यू, पी क्यू भी जीवा है। अब आपको साफ दिख रहा होगा, ए भी जीवा छोटी है, पी क्यू जीवा बड़ी है ना? ए भी जीवा छोटी, पी क्यू जीवा बड़ी, तो सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होगी, जीवा कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे। ठीक है, तो सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होती, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो कभी आपसे पूछा जाए कि सभी जीवा की लंबाई बराबर होती है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होती। चलिए, अब व्यास की बात करते हैं। बताओ, व्यास सभी व्यास की लंबाई बराबर होती है क्या? अगर आपको लगता है हाँ तो यस लिखोगे, आपको लगता है नहीं तो एन लिखोगे। तो आंसर क्या होगा? हाँ, सभी व्यास की लंबाई बराबर होती है ना? तो लंबाई के बारे में आपने समझ लिया कि वृत्त में जितने व्यास होंगे सभी की लंबाई बराबर होगी। अगर एक व्यास का लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो सभी व्यास का लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? अगर एक व्यास का लंबाई 10 सेंटीमीटर तो सभी व्यास का लंबाई 10 सेंटीमीटर होगा। तो वृत्त में जितने डायमीटर होंगे सभी डायमीटर की लंबाई फिक्स होगी, बराबर होगी। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया तो वाई लिख के बताओ। इतना समझ में आ गया तो वाई लिख के बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, एक चीज और था आपका, एक चीज और था, तो मैं ये सारी चीज को पहले मिटा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको सही से दिख पाए। तो ये सारी चीज को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। जब मैंने आपको व्यास पढ़ाया तो व्यास पढ़ाते वक्त एक चीज और आपको बताया गया था। अगर मैं एक व्यास बना के दिखाऊं, ठीक है, जो इस वृत्त के केंद्र से होकर जारी होगी। अच्छा, व्यास के बारे में हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए, जब भी व्यास बोल रहा हूं ना तो आपको ऐसे बोलना है, वृत्त की जो सबसे बड़ी, अच्छा रेडियस कैसे बराबर होगी, देखो, अगर मैं कोई वृत्त बना रहा हूं, ठीक है, तो इसके केंद्र से वृत्त तक की जो दूरी होगी, इस दूरी की लंबाई मैं कह रहा हूं अगर 5 सेंटीमीटर है ना, तो यह भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये बताओ, मंजू समझ में आया? यह भी 5 सेंटीमीटर होगा। और ये सभी के सभी क्या है, त्रिज्या है ना, तो जितनी भी त्रिज्या होंगी सभी की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, तो जितनी भी त्रिज्या होगी सभी की लंबाई बराबर होगी। अब देखो, अब डायमीटर को देखो, अगर मैं व्यास बना रहा हूं तो व्यास पढ़ाते वक्त एक चीज और आपको बताया गया था कि व्यास की जो लंबाई होगी, व्यास दो त्रिज्या से मिलकर बनी होती है ना? व्यास जो है सबसे बड़ा जीवा होगा, ठीक है, वृत्त की जो सबसे बड़े जीवा होती है उसे व्यास करते हैं, और हमेशा केंद्र से होकर ही जाएगी। ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। और इस वाले को आप क्या कहोगे? इस वाले को आप बोलोगे कि यह हमारा एक त्रिज्या है, यह हमारा एक त्रिज्या हुआ, है ना? ठीक है, और यह हमारा दूसरा त्रिज्या हुआ। ठीक है, तो ये जो पूरा व्यास है, ये पूरा क्या है, डायमीटर यानी व्यास है। तो यहाँ पे जो व्यास दिख रहा है आपको, व्यास दिख रहा है ना, दो त्रिज्या से मिलकर बनी हुई है, कोई भी व्यास दो त्रिज्या से मिलकर बनी होती है, तो आप कह सकते हो व्यास बराबर त्रिज्या का दो गुना, दो गुना त्रिज्या। तो आपको यह पढ़ाया गया था ना कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दो गुना होता है, यानी लिख सकते हो डी बराबर 2 गुना r। ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। तो डी बराबर 2 × r होता है, व्यास जो होगा त्रिज्या का दो गुना होगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर चैट सेक्शन में ही लिखना है, कोई पोल नहीं लॉन्च किया जा रहा आपके लिए भी। तो मुझे ये बताओ जल्दी से
अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो जल्दी से बताओ इसका व्यास क्या होगा, व्यास की लंबाई क्या होगी। सभी के आंसर गलत है, सिर्फ एक आंसर सही आया है दिनेश कुमार का। सभी के आंसर गलत है, बस 2 आंसर सही आए। अच्छा, आप लोग सिर्फ आंसर गलत क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोग 16 लिख रहे हो, तो आपको यूनिट भी लिखना पड़ेगा ना। तो जब तक यूनिट नहीं लिखोगे तब आंसर गलत हो जाएगा। तो आप यूनिट के साथ अब आंसर लिखो, ठीक है, तब मैं बोलूंगा सही आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, सिर्फ आप 16 बोलोगे, देखो मैं यूनिट के लिए इतना फोकस क्यों करता हूँ। आप 16 आंसर लिख के आए, ठीक है, आप यहाँ पर किलोग्राम अगर लिख दोगे तो आंसर सही होगा क्या, व्यास 16 किलोग्राम, गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूनिट बताना है। यहाँ पर व्यास कितना होगा, 16 सेंटीमीटर, तो पूरा आंसर बताना होगा। तो अगर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो व्यास 16 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक नहीं ऑन करना है। ठीक है, तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, व्यास 16 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी वृत्त का व्यास, व्यास जो है 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताइएगा, त्रिज्या की लंबाई बताइएगा, और पूरा आंसर देना है, आधा अधूरा आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, अगर व्यास यानी डायमीटर 15 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या की लंबाई बताओ, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखना है आप। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, अगर व्यास त्रिज्या का दोगुना है तो त्रिज्या व्यास का आधा होगा, है ना, त्रिज्या आधा होगा, तो आप बोलोगे त्रिज्या जो होगा 15 का आधा होगा, है ना। आप यहां से सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सारा चीज समझ में आ गया, फिर आगे बढ़े। अब चैट में लिखकर बताओ, ये सारी चीज समझ में आ गई ना। चलो, तो अब ये सारी चीज को मैं मिटा रहा हूँ, एक बार जल्दी से देख लो क्या क्या चीज पढ़ाया गया। सबसे पहले केंद्र पढ़ाया गया, फिर त्रिज्या पढ़ाई गई, फिर जीवा पढ़ाया गया, फिर व्यास पढ़ाया गया, मतलब सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए, तो ये मैं सारी चीजों को मिटा रहा हूँ और एक नया वृत्त लेते हैं। ठीक है, एक नया वृत्त लेते हैं। अब ये बताओगे मुझे, अगर मैं इस वृत्त में कोई दो बिंदु ले लेता हूं, बिंदु P और बिंदु Q, तो बिंदु P और Q के बीच में वृत्त का जो टुकड़ा है, यानी वृत्त का जो भाग है, इस भाग को आप क्या कहते हो, ये बताओ। इस भाग को आप क्या कहते हो, जो काले कलर का आपको दिख रहा है, चैट में लिखकर बताओ। चाप कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग चाप कहते हैं। तो अगला कंसेप्ट यहां से पता चला कि अगला बार हम लोग क्या पढ़े थे, चाप पढ़े थे, यानी आर्क पढ़ाया गया था, है ना, आर्क। ठीक है, अब चाप दो तरह के होते थे। ठीक है, आप बोलोगे सर यह भी हमारा चाप है। देखो, अगर मैं कोई वृत्त बनाऊं, इस मान लो यह वृत्त क्या है, किसी तार का बना हुआ है, तो इसको काट दोगे अगर आप तो दो टुकड़े दिखेंगे ना, एक टुकड़ा यह दिखेगा, एक टुकड़ा यह दिखेगा, दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा छोटा रहेगा, एक टुकड़ा बड़ा रहेगा, है ना, एक टुकड़ा छोटा रहेगा। तो जो छोटा टुकड़ा है, तो इस वाले टुकड़े को हम लोग लघु चाप कहते थे, है ना, यह हमारा लघु चाप होता था। और ये जो बड़ा टुकड़ा है, तो इसे हम लोग दीर्घ चाप कहते थे, है ना, इसे हम लोग दीर्घ चाप कहते थे। मतलब वृत्त में किसी दो बिंदु के बीच वृत्त के भाग को, यह बोलना जरूरी है, वृत्त का जो भाग होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। ठीक है, तो यह जो है, यह हमारा लघु चाप है, और यह हमारा दीर्घ चाप है। इस वाले को आप दीर्घ चाप कहोगे, इस वाले को आप लघु चाप कहोगे। मतलब दो तरीके के होंगे, एक हमारा हो गया लघु, एक हो गया हमारा दीर्घ। ठीक है, ये आपको बताया गया था। इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूं ना, इंग्लिश में इसे हम लोग लिखते हैं माइनर। जब भी लघु आएगा तो आपको माइनर लिख देना है। ठीक है, जब भी दीर्घ आएगा आपको मेजर लिख देना है। ठीक है, मेजर आर्क। ठीक है, अब देखो, ये समझ में आ गया आपको, यह वाला हमारा लघु चाप है, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है यह हमारा दीर्घ चाप है। ठीक है, अब देखो नाम किस तरीके से देते हैं। अगर मैं पी क्यू लिखूं तो ये हमारा लघु चाप है कि दीर्घ चाप है, ये बताओगे। पी क्यू क्या है, लघु चाप है तो सिर्फ एल लिख दो, दीर्घ चाप है तो डी लिख दो। तो इससे हमें पता चल रहा है कि पी क्यू हमारा लघु चाप है ना, हमें पता चल रहा है ये लघु चाप है।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ पी क्यू लिख देंगे तो क्या होगा? पी क्यू क्या है? पी क्यू लिखने का क्या मतलब हुआ? पी क्यू हमारा जीवा हो जाएगा। तो ये सारी चीज, छोटे छोटे चीज याद रखिएगा। अगर सिर्फ पी क्यू लिख दिया जाए तो पी क्यू हमारा जीवा हो जाएगा, है ना? पी क्यू हमारा जीवा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से चिन्ह हमको बताना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि यह चाप है। अच्छा, दीर्घ चाप को कैसे लिखते हैं? तो दीर्घ चाप को नाम देने के लिए, दीर्घ चाप को नाम देने के लिए दीर्घ चाप पर एक बिंदु बना देते हैं, है ना? एक बिंदु बना देते हैं इस तरीके से, कोई भी बिंदु का नाम लिख दो और ये पी आर क्यू लिख दोगे आप, है ना? तो बिंदु बीच में ही होना चाहिए, तो ये हमारा दीर्घ चाप है, ठीक है। ये नाम देने के लिए समझ में आया, ऐसे ही पढ़ाया गया था आपको, पी आर क्यू, और उस तरीके से चिन्ह लगा दोगे, ठीक है। तो ये दीर्घ चाप है यानी मेजर आर्क है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ट्रिक क्या है, एक तरीके से ऐसे याद रखिएगा। देखो, पी क्यू छोटा दिख रहा है ना, तो ये लघु चाप को दिखाएगा। पी आर क्यू बड़ा दिख रहा है तो दीर्घ चाप को दिखाएगा, है ना? इस तरीके से याद रखना, पी क्यू छोटा है, पी आर क्यू बड़ा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाप के बाद क्या पढ़ा? तो चाप के बाद मैं ये सारी चीजों को मिटा के फिर से एक नया वृत्त बना रहा हूं, ठीक है। तो अगला कंसेप्ट हमारा क्या था? एक वृत्त बना लेते हैं पहले। देखो, अब एग्जाम में यहां पर तो मैं पिक्चर बना के बता देता हूं आपको। एग्जाम में कभी आपको पिक्चर या फोटो बना के नहीं दिया जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वृत्त में एक जीवा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं। एक जीवा और एक चाप के मध्य घिरे भाग को क्या कहते हैं, ये बताओगे? एक जीवा और एक चाप के बीच मध्य जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो भाग होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर देना है आपको। नहीं, अर्धवृत्त नहीं कहते, अर्धवृत्त नहीं कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, यानी वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे देखिएगा, यहां पर तो पिक्चर से आप पकड़ लेते हो, लेकिन आपके एग्जाम में सीधे सीधे यही पूछा जाएगा कि एक जीवा और एक चाप के बीच के भाग को क्या कहोगे। तो आप देखो कैसे करोगे आप अपने एग्जाम में। अगर आपको सीधे याद है तब तो अच्छी बात है, याद होनी चाहिए। लेकिन अगर याद नहीं है, मान लो मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? एक वृत्त बना लूंगा, ठीक है। एक वृत्त बना लिया, आप कहोगे अच्छा एक जीवा बोला गया है तो एक जीवा बना दो, ठीक है। एक जीवा बना दिया, ठीक है। तो यह आपको दिख रहा है एक जीवा, ठीक है, यह जीवा है। और बोल रहा है एक चाप, तो यह वाला भाग आपको दिख रहा है चाप, यह चाप, ठीक है। तो इसके बीच के जो भाग है, ये भाग, इसके बीच जो भाग है, तो इस भाग को क्या बोलोगे? अब आपको पिक्चर आपको खुद से बना लेना है, यहां से आपको पता चल जाएगा कि यह तो हमारा वृत्तखंड है ना? यह वाला भाग हमारा वृत्तखंड है, यानी सेगमेंट है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला? किसी वृत्त की एक जीवा और एक चाप के बीच के भाग को वृत्तखंड कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, है ना? तो ये सारी चीजों को हम मिटा के यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यह जो भाग आपको दिख रहा है, अच्छा माइक, माइक बंद रखना है। तो देखिए, यह जो भाग आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मैं लाल कलर का रंग रहा हूं, ठीक है। तो इस वाले भाग को आप क्या कहोगे कि सर यह हमारा एक जीवा, यह वाला हमें दिख रहा है जीवा, और यह हमारा चाप, हमारा चाप है। तो इस भाग को क्या कहेंगे? यह वाले भाग को वृत्तखंड कहेंगे। अच्छा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बोल दो सर अगर यह वृत्तखंड है तो इस वाले भाग को वृत्तखंड कहेंगे या नहीं कहेंगे, बताओ? ये जो मैं अभी ब्लू कलर से रंग रहा हूं, यह हमारा वृत्तखंड होगा या नहीं होगा? हाँ, तो यह भी वृत्तखंड होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि सर अगर मैं कोई वृत्त को दो भागों में बांटू, ठीक है, तो एक भाग हमें ये दिख रहा है, दूसरा भाग हमें ये दिख रहा है, और ये दोनों ही भाग एक जीवा और एक चाप के बीच के भाग है, तो यह भी हमारा वृत्तखंड होगा और यह भी हमारा वृत्तखंड होगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? ये दोनों ही हमारे वृत्तखंड है, ठीक है। तो यह भी हमारा वृत्तखंड हुआ, ठीक है, और यह भी हमारा वृत्तखंड होगा, है ना? ठीक है, मतलब यह भी हमारा सेगमेंट होगा
और यह भी हमारा सेगमेंट होगा, है ना। ये दोनों ही चीज सेगमेंट होंगे। अब देखिए, हमेशा ये बताया गया कि एक छोटा एक भाग बड़ा दिखे तो छोटे के लिए लघु वर्ड यूज करोगे, बड़े के लिए दीर्घ वर्ड यूज करोगे, इंग्लिश में माइनर और मेजर यूज करोगे। तो ये जो लाल कलर का भाग दिख रहा है, लाल वाले भाग को आप बोलोगे लघु वृत्तखंड है ना, ये लघु वृत्तखंड है यानी माइनर सेगमेंट है, ठीक है। और जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है इसको आप बोलोगे दीर्घ वृत्तखंड है ना। तो ये जो भाग है दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट है। ये समझ में आया सारा चीज, ये सारा चीज समझ में आ गया ना। एक लघु वृत्तखंड होगा, एक दीर्घ वृत्तखंड होगा, मतलब वृत्तखंड कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। छोटा वाले को लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड हो गए। अच्छा, छोटा वृत्तखंड और बड़ा वृत्तखंड मत लिख देना एग्जाम में, ठीक है। आप अपने एग्जाम में छोटा और बड़ा मत लिख देना, तो जो नाम है वही लिखोगे, ठीक है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, माइनर और मेजर। स्मॉल और बिग भी लिखोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा सही, गलत कर दिया जाएगा। चलिए अब देखिए एक चीज, अगर यहाँ पर दोनों ही वृत्तखंड, अच्छा किसी बच्चे का आंसर था अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल कब होगा, अगर मैं एक वृत्त बना लू ना, देखो ये सारी चीज को मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं कोई वृत्त बनाऊं और एक व्यास बना दूं, तो यहां पर अगर आपको ऐसा लग रहा है ये जो दोनों ही वृत्तखंड बराबर है ना, तो अगर आपको लगे कि ये दोनों वृत्तखंड आपस में बराबर हो गए, ठीक है, दोनों ही वृत्तखंड अगर बराबर है तब जाके उसे हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है, तब जाके अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। अच्छा माइक बंद रखेंगे, कोई एक बच्चा है जिसका माइक ऑन है, चलिए। तो अगर दोनों ही वृत्तखंड बराबर हो जाएंगे तो उसे हम अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कहेंगे, ठीक है। उस वक्त हम लोग लघु और दीर्घ वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि दोनों ही बराबर हो गए, है ना, दोनों ही बराबर हो गए। चलिए अभी सारी चीज को मिटा के आगे बढ़ेंगे, चैट में लिखकर बताओगे, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, चैट में वाई लिखकर बताओगे। चलिए ठीक है, मैं सारी चीजों को मिटा के अब आगे के कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आपको एक वृत्त दिख रहा है ना। अब फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मुझे ये बताओ किसी भी वृत्त में, हाँ किसी भी वृत्त में दो त्रिज्या, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, किसी वृत्त में दो त्रिज्या और एक चाप के मध्य घिरे भाग को क्या कहते हैं, ये मध्य घिरे भाग को क्या कहते हैं, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच जो भाग बनता है, जो क्षेत्र बनता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहोगे, आंसर क्या करोगे आप, आंसर बताओ। ठीक है, ठीक है, त्रिज्यखंड कहेंगे या सेक्टर कहेंगे, इंग्लिश में सेक्टर कहेंगे, हिंदी में त्रिज्यखंड कहेंगे, दोनों ही आंसर सही थे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो अगला कंसेप्ट हमारा क्या हुआ, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, त्रिज्यखंड कहेंगे या सेक्टर कहेंगे, ठीक है। अच्छा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, सीधे सीधे जल्दी से एक वृत्त बना लोगे। अब बोलोगे यार दो त्रिज्या की बात की गई है तो दो त्रिज्या कैसा भी बना लो, दो त्रिज्या बन गया, है ना, दो त्रिज्या आपको दिख रहा होगा। बोलोगे दो त्रिज्या के बाद क्या पूछा गया, एक चाप पूछा गया, तो एक चाप बना लो, तो एक चाप हमें ये दिख रहा, तो हमें दो त्रिज्या एक चाप के बीच का जो ये भाग है, तो अब दिख रहा होगा कि ये जो भाग है ये तो त्रिज्यखंड बताया गया था यानी सेक्टर बताया गया था, तो अब आप आंसर कर पाओगे। तो पिक्चर बना के आपके एग्जाम में नहीं दिया जाएगा कि पिक्चर को पहचानने, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, है ना। तो आपको क्या करना है, यह जो भाग दिख रहा है दो त्रिज्या, है ना, ये आपको दिख रहा है दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो भाग है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं यानी सेक्टर कहते हैं, है ना, इस वाले भाग को सेक्टर कहते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया सेक्टर किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो त्रिज्या एक चाप के बीच के भाग, तो अगर मैं इस तरीके से बना दूं यह वाला भाग, तो यह सेक्टर है या नहीं है, पहले ये बताओ है या नहीं, बस हाँ या ना में आंसर करो। यह जो भाग आपको दिख रहा है तो बोलोगे हाँ यह भी जो भाग है यह भी दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का भाग है ना, यह भी दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का ही तो भाग है, तो इसे भी हम लोग सेक्टर कहेंगे। तो यहां से पता चला सेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक लघु एक दीर्घ, मतलब एक छोटा वाला होगा एक बड़ा वाला होगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि यह जो भाग दिख रहा है हमें
तो इसे भी हम लोग सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी हम लोग सेक्टर यानी त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। दोनों ही भाग सेक्टर हो गए। अब इधर की चीज में मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, अब क्या होगा, एक छोटा दिख रहा है एक बड़ा दिख रहा है, तो छोटे वाले भाग को हमेशा की तरह कह दो, क्या कहोगे आप, लघु और दीर्घ, ठीक है। आप बोलोगे यह जो भाग दिख रहा है हमेशा, इस वाले भाग को आप क्या कहोगे, लघु त्रिज्यखंड कह देंगे, है ना, यानी माइनर सेक्टर कहेंगे, ठीक है। और यह जो भाग आपको दिख रहा है, इस वाले भाग को आप क्या कहोगे, यह जो भाग है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, है ना, या दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। सेक्टर होता क्या है, दो प्रकार के होते हैं, दिखता कैसा है, ठीक है। अब बात आती है इसको नाम कैसे दोगे, नाम देने के लिए भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से लूँ, ये सारी चीजों को मिटा के यहाँ पर ओ लिख दिया जाता है, ठीक है। यह हमारा ए है, यह हमारा बी है, तो ओ ए बी ओ अगर मैं लिख रहा हूँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड को आप जैसे भी नाम दोगे, जिस बिंदु से शुरू करोगे, यह काफी इंपॉर्टेंट है त्रिज्यखंड में, जिस बिंदु से शुरू करोगे उसी बिंदु पर खत्म भी करोगे। जरूरी नहीं है कि आप ओ से ही शुरू करो, लेकिन जहां से शुरू करो वहीं पे खत्म करो। आप ए से शुरू करोगे तो ए पे खत्म करोगे, बी से शुरू करोगे तो बी पे खत्म करोगे। तो ओ ए बी ओ क्या है, ये लघु त्रिज्यखंड है या दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये बताओगे। हाँ, ए ओ बी ओ क्या है, माइनर सेगमेंट है, तो ये लघु त्रिज्यखंड है ना, ये लघु त्रिज्यखंड है यानी माइनर सेक्टर है, ठीक है। तो ओ ए बी ओ लिखा जाए तो ये लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये इस वाले भाग की जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला भाग, यह वाला भाग है हमारा, ठीक है, ये लघु त्रिज्यखंड है। अच्छा, दीर्घ त्रिज्यखंड को कैसे नाम देते हैं, तो एक बिंदु दीर्घ चाप पे यहाँ पर कोई बना लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु कुछ यहाँ पर हम लोग बना लेंगे, कोई भी बिंदु, उसका नाम कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सी लिख दिया। अब आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ओ, फिर ए, फिर ए के बाद देखो सी की तरफ जाओगे, है ना, फिर लिखा सी, फिर सी के बाद क्या आया, बी, फिर ओ, है ना। तो यह जो होगा यह हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। इतना क्लियर है, ओ ए सी बी ओ, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ए सी बी ए, नहीं, ए सी बी ए नहीं लिखेंगे। ऐसे अगर ए से आपको शुरू करना है, देखो आप ऐसे लिखोगे, अगर ए से शुरू करना है तो ऐसे लिख सकते हो, ए फिर सी फिर बी फिर ओ फिर ए, ऐसा लिखोगे, ठीक है। ये दोनों ही दीर्घ त्रिज्यखंड हुए। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, रिपीट कर दूं, ध्यान से देखना, ये सारी चीजों को मैं एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लघु त्रिज्यखंड का नाम देना है, ठीक है, चलो ये, मैं फिर से ये सारी चीज मिटा रहा हूं। एक नया वृत्त बनाते हैं, ठीक है, ये नया वृत्त है, यहां पर ओ है, ये दो बिंदु पी क्यू है। चलो, लघु त्रिज्यखंड का नाम लिखकर बताओ जल्दी से। लघु त्रिज्यखंड को मैं एल से लिख दे रहा हूं अभी, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड का नाम लिखकर बताओ, एल मतलब लघु त्रिज्यखंड है, जल्दी से नाम लिखो, इस वाले भाग का नाम लिखना है आपको। हाँ, ए ओ पी ए भी लिख सकते, ए कहाँ है इसमें, ए तो है ही नहीं, तो आप लिखोगे ओ पी क्यू ओ, ठीक है, ओ पी क्यू, ठीक है। अब दीर्घ त्रिज्यखंड को कैसे लिखोगे, दीर्घ त्रिज्यखंड को नाम लिखने के लिए एक दीर्घ चाप पे एक बिंदु बना लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पर नाम दे दिया मान लो एस, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम लिखो, डी से मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड है, अभी डी लिख दे रहा हूं, ठीक है। डी लिखा नहीं जाता, बस अभी के लिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर का नाम दो, अभी तक एक भी आंसर, हाँ एक आंसर सही आ गया है, ठीक है। देखो, सबसे पहले ओ लिया, अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ओ लूंगा, फिर ओ के बाद क्या मिला, पी मिला, फिर पी के बाद आगे बढ़े तो एस मिला, फिर एस के बाद हमें क्यू मिला, फिर क्यू के बाद ओ मिला, है ना। इस तरीके से बढ़ोगे ना, तो आप लिखोगे ओ एस, सॉरी, ओ पी एस क्यू ओ। अब बताओ समझ में आया, जिस तरीके से बिंदु मिलते जाए उस तरीके से लिख दो, और ध्यान रखना है कि जिस बिंदु से शुरू करना है उसी बिंदु पर खत्म करना है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़े। अब देखो, अब तक क्या पढ़ाया गया, केंद्र, जल्दी जल्दी से सुन लो, केंद्र, त्रिज्या, जीवा, चाप, व्यास, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, ये सारे चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे
इसके आगे हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाई गई थी। आगे इंपॉर्टेंट क्या, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया गया था ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ाई गई थी। अच्छा, हो सकता है कुछ देर के लिए मेरी स्क्रीन ना दिखे, कुछ देर वेट कर लो, फिर से स्क्रीन दिख लेगी। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है? चैट में लिखकर बताओ, स्क्रीन दिख रही है तो वाई लिखोगे। चल ठीक है, स्क्रीन दिख रही है। अब देखो, आपके एग्जाम के लिए मैं बोला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दो चीज थी, वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां से सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वृत्त के परिधि यानी परिमाप और क्षेत्रफल। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो आपको यही जानना है कि परिधि और परिमाप एक ही होता है, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर एक ही एक ही चीज के नाम है। ठीक है ना, दो नाम है बस अलग अलग। ठीक है, बस दो अलग अलग नाम है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि वृत्त के लिए ज्यादातर परिधि यूज करते हैं, परिमाप ज्यादातर यूज नहीं करते, सरकमफेरेंस यूज करेंगे, पेरीमीटर नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है पेरीमीटर तो गलत नहीं होगा, सही होगा। ठीक, पहला चीज तो ये समझ लिया। परिधि होता क्या है, तो अगर मैं कोई वृत्त बना लूं, ठीक है, अगर मैं कोई वृत्त बनाऊं, सर्कल बनाऊं, तो ये वृत्त की जो पूरी लंबाई होती है इसे ही हम लोग परिधि कहते हैं। अच्छा, फॉर्मूला तो हम लोग देखेंगे, पहले समझ लो परिधि होता क्या है। तो ये कंसेप्चुअल छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। जो वृत्त की पूरी संपूर्ण लंबाई होती है इसकी सीमा की, यही परिधि होती है, वृत्त की लंबाई। मान लो कोई सीधे तार का आप मोड़कर इसको वृत्त बना दो, ये तार की लंबाई होगी, वृत्त की लंबाई होगी, तो इसे ही हम लोग परिधि कहेंगे। अगर दूसरे तरीके से आप कह सकते हो, आप मान लो कोई वृत्ताकार फील्ड में खड़े हो, है ना, आप इस पे खड़े हो, आपने एक चक्कर लगाया, इसके चारों तरफ चलते हुए एक चक्कर लगाया, तो आप जो दूरी तय करोगे, आपके द्वारा तय किया गया दूरी वृत्त का परिधि होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आया कि आपके द्वारा तय किया गया दूरी पूछी जाए या तार की लंबाई पूछी जाए, तो आप वृत्त का परिधि ज्ञात करोगे सीधे सीधे। ठीक है, तो सीधे सीधे वृत्त का परिधि ज्ञात किया जाएगा। बात उठती है कि वृत्त की परिधि कैलकुलेट कैसे करेंगे सर। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला होता है। तो वृत्त की परिधि को ज्यादातर सी से या पी से, खुद से भी लिख सकते हो। तो इसका परिधि का फॉर्मूला क्या है, सी बराबर 2 पाई आर, है ना, सीधे सीधे फॉर्मूला है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.14। ये तो काफी बार आपको बताया जा चुका है। उसके बाद आपको यह बोलना जरूरी है, किसी अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तभी वृत्त का परिधि 2 पाई आर होगा। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि 2 पाई आर के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला था सरकमफेरेंस का या परिधि का, 2 पाई आर के बराबर, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, नहीं बाहर की दूरी बोलना गलत हो जाएगा, बाहर की दूरी नहीं, ये बोलो वृत्त की संपूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि कहेंगे। बाहर की दूरी क्या होता है, बाहर की दूरी कुछ नहीं होता। ठीक है, वृत्त की संपूर्ण लंबाई। अब देखो, चलो अगर मैं दूसरा वृत्त बना, तो क्षेत्रफल की बात जब भी की जाएगी, ध्यान से सुनना, क्षेत्रफल या एरिया का बात का जब भी किया जाएगा, चाहे वो वृत्त हो या कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम लोग उसका क्षेत्रफल कहते हैं। मान लो अगर मैं कोई दूसरा एक आकृति त्रिभुज बना दूं, ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर का ये जो भाग होता है ना, ये जो भाग आपको दिख रहा है, इसी भाग को हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं, है ना, इस भाग को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे। जो भी भाग उसके मेजरमेंट को क्षेत्रफल करते हैं। लेकिन कंडीशन यही होता है कि बंद आकृति की। अच्छा, इस आकृति का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो क्या, खुली आकृति का क्षेत्रफल होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, कभी भी आपसे खुली आकृति का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा, तो आकृति हमेशा बंद आकृति की पूछी जाती है क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये वृत्त के बारे में अगर बात किया जाए, तो वृत्त के अंदर का जो ये भाग है, जो भी स्थान ये घेरती है, आप अपने कॉपी पर अगर बनाओगे, तो जितना भी स्थान आपके कॉपी पर ये घेरेगी, उसे स्थान को इस वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है ये आपने समझ लिया। क्षेत्रफल और परिधि में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, परिधि लंबाई होगी, क्षेत्रफल पूरा अंदर का मेजरमेंट होगा। चलिए, अब बात उठता है कि फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है,
क्षेत्रफल को ए, देखो एरिया कहते हैं ना, तो इसको ए से दिखाते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर त्रिज्या आर है किसी वृत्त का, त्रिज्या अगर आर है तो पाई आर स्क्वायर बोलोगे क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला हुआ जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। इतना समझ में आ गया। अब इसके यूनिट की बात करते हैं। देखो यूनिट के बारे में आप क्या समझोगे, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं एक बार, ठीक है। देखो जब भी परिधि की बात की जाए, परिधि क्या है, एक प्रकार का दूरी है ना, एक लंबाई है। लंबाई को आप किस चीज में मेजर करते हो, लंबाई को आप अगर मेजर करते हो, मापते हो, तो या तो सेंटीमीटर में मापोगे, या मीटर में मापोगे, या इंच में मापोगे, है ना, इसी तरीके की यूनिट में मापोगे, है ना। तो यही सारे उसके यूनिट होते हैं। ज्यादातर आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, आपके लिए सेंटीमीटर और मीटर ही ज्यादातर यूज होता है ना, सेंटीमीटर और मीटर। तो सरकमफेरेंस यानी परिधि की जो यूनिट होती है, इकाई जो होती है, वो या तो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा ज्यादातर, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं लेकिन सेंटीमीटर या मीटर में आपके ज्यादातर काम आते हैं, ठीक है। इसके परिधि या परिमाप इकाई होता है। उसके बाद क्षेत्रफल का क्या इकाई होता है, तो जब भी क्षेत्रफल आप मेजरमेंट करते हो तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है, मतलब सेंटीमीटर वर्ग आप इस तरीके से लिखते हो, या मीटर वर्ग ऐसे लिखते हो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और भी यूनिट हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बस यही दो होता है, लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना। तो वर्ग में होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो बताओ आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया सारी चीज, ये सारी चीज समझ में आ गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं अगर, कि आपके एग्जाम में सीधे तक क्वेश्चन कैसा आता है, तो 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी चैट में कोई आंसर नहीं लिखेगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं बस क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं, आंसर आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। कोई भी चैट में नहीं लिखेगा। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है, पहले टाइप में क्या होता है, आपसे वृत्त की त्रिज्या दे दी जाती है, मान लो त्रिज्या दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाएगा परिधि क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा। बताओ आप लोग बता सकते हो या नहीं बता सकते, बस हाँ या ना में बताओगे, कैलकुलेट कर सकते हो ना, कैलकुलेशन नहीं करना, बस ये बताओ, निकल जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या अगर दी जाएगी तो सरकमफेरेंस आप लोग ज्ञात कर लोगे, ठीक है। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, अब इसी क्वेश्चन को पलट दिया जाता है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को उल्टे तरीके से पूछा जाता है। बोला जाएगा कि सरकमफेरेंस का मान दे दिया गया, मतलब परिधि दे दी गई 154 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाएगा त्रिज्या का मान बताओ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन जाएगा, ये भी पढ़ाया गया आपको, है ना। तो बस वाई एन लिखकर बताओ। तो त्रिज्या देके परिधि पूछी जाए या परिधि देके त्रिज्या पूछा जाए, दो तरीके का क्वेश्चन तो ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन कैसा आता है, तो तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है, त्रिज्या दे दी जाती है मान लो 7 सेंटीमीटर, और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो ये तो काफी आसान हो गया, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करोगे पाई आर स्क्वायर, ये भी बन जाएगा आपसे, त्रिज्या देकर क्षेत्रफल पूछा जाएगा। और चौथे प्रकार के क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को पलट दिया जाता है, क्षेत्रफल दे दी जाती है, मान लो लिख दिया 200 सेंटीमीटर वर्ग, और आपसे त्रिज्या पूछ ली जाएगी। तो ज्यादातर आपके एग्जाम में यही 4 क्वेश्चन आते हैं, ये चारों टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व कराया जा चुका है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक चीज और अद्भुत पढ़ा था, वो भी हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। देखो यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है, अर्धवृत्त और इसकी परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि के बारे में तो आपने समझ लिया कि किसी भी आकृति के बाहर की जो पूरी दूरी होती है, लंबाई होती है, उसे ही परिधि कहते हैं। तो अगर मैं कोई अर्धवृत्त बना दूं, ठीक है, इस तरीके से, तो यह जो लंबाई दिख रही है आपको, यह लंबाई पाई आर के बराबर होती है। ये क्यों होता है ऐसा, ये सारा चीज तो पढ़ाया जा चुका है, आज बस जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। यह पाई आर के बराबर होगा, और यह जो दूरी आपको दिख रही है, हमारा इतना एक त्रिज्या होगा और इतना दूसरा त्रिज्या होगा, आर और आर, मतलब ये पूरा जो दूरी होता है ये 2r के बराबर होती है, ये पूरी दूरी 2r होती है ना। तो वृत्त की जो अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा या सरकमफेरेंस होगा, इसका फॉर्मूला आपके पास सीधे है पाई आर प्लस 2r, ठीक है, पाई आर प्लस 2r, जहां आर क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, आर क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा,
पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, पूरा वृत्त अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह छेक रहा है या घेर रहा है, तो आधा वृत्त उसका आधा घेरेगा, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? अर्धवृत्त या सेमी सर्कल का जो एरिया होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 2, जो भी आपको सही लगे, दोनों ही सही है, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, दो तरीके से बस लिखा गया है। पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिखो या हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर लिखो। ये समझ में आया? समझ में आया तो वाई लिखोगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इतना ही कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक कंसेप्ट और था, क्षेत्रफल और परिमाप में रिलेशन। और उस रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये है, रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको एग्जाम में अगर परिमाप दिया गया है, तो क्षेत्रफल आप निकाल पा रहे हो या नहीं ज्ञात कर पा रहे हो, तो क्या करोगे? अगर पेरीमीटर या सरकमफेरेंस दिया है, तो पहले आप रेडियस ज्ञात करोगे, है ना। रेडियस जैसे निकल जाएगा, फिर आप एरिया ज्ञात कर लोगे, ठीक है। ये समझ में आया क्या बोलना चाह रहा? कभी भी आपको एरिया या पेरीमीटर पता करना हो, तो सबसे पहले आपको त्रिज्या चाहिए। जब तक आपको त्रिज्या नहीं पता होगा, आप एरिया या पेरीमीटर नहीं ज्ञात कर सकते। तो आपको पहले रेडियस ज्ञात करना है, पहले रेडियस फाइंड करोगे, फिर एरिया या पेरीमीटर ज्ञात करोगे। समझ में आया? ये सारी चीज समझ में आई? चलिए, तो कुछ क्वेश्चन अब करते हैं। अब पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको परिमाप दिया गया है और आपको वृत्त का त्रिज्या बताना है। तो अभी मैं चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूं, चैट में आप कुछ लिख नहीं पाओगे अभी। आंसर पोल सेक्शन में देना है जाकर। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा अभी। तो वृत्त का परिमाप अगर 10 पाई है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो आंसर पोल सेक्शन में देना है। देखो परिमाप का क्या फॉर्मूला है। अभी बताया गया ना, दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, त्रिज्या देकर परिमाप पूछा जाएगा या परिमाप देकर त्रिज्या पूछी जाएगी। अच्छा, जितने बच्चे ज्वाइन हो, सभी के आंसर आने चाहिए। हर बच्चा आंसर करेगा। अगर आप में पोल सेक्शन आता है, तो आंसर जरूर किया करें। चलो, काफी कम आंसर आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी आंसर आए हैं, सिर्फ एक आंसर छोड़ के सभी का आंसर सही है, ठीक है। एक आंसर छोड़कर सभी का आंसर सही है। चलिए, 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और चैट सेक्शन ओपन है। आप अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो, तभी चैट में लिखना, ठीक है। चलो, तो देखो, यहाँ पर परिमाप दिया गया है और आपसे त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो हर बार ऐसे क्वेश्चन को मैं किस तरीके से बता रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, सबसे पहले आप उसी को लिख दो। बार बार आपको यही करना है। तो जो दिया गया परिमाप को पी से लिखते हो ना, तो आप लिख दो पी या सी, कुछ भी लिख दो। पी बराबर 10 पाई, है ना, जैसे दिया गया है वैसे ही लिख दो, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो P का मान बोलोगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर पाई आर स्क्वायर होता है क्या? हाँ या ना? परिमाप किसी वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है क्या? चैट में y या n लिखोगे। अगर होती है तो y लिखोगे, नहीं होती तो n लिखोगे। क्या होगा? नहीं।
तो पाई आर स्क्वायर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर तो क्षेत्रफल होता है। तो किसी वृत्त का सरकमफेरेंस या परिधि क्या होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। तो फॉर्मूला सही यूज करना है, तो 2 पाई आर बराबर 10 पाई, है ना। ठीक है, 2 पाई आर बराबर 10 पाई। यहां से आर का मान क्या आएगा, आर का मान आएगा 10 पाई बटा 2 पाई, है ना, 10 पाई बटा 2 पाई। क्यों, क्योंकि आपको पता है यह जो 2 पाई है बराबर के उस साइड जाएगा तो नीचे चला जाएगा, है ना। तो यहां से पाई कट जाएगा, और यह तो काफी आसान हो गया आपके लिए, है ना। 10/2 यानी 5। अब यूनिट क्या लिखे, देखो पेरीमीटर है जो सरकमफेरेंस परिमाप है या सेंटीमीटर में दिया गया था, तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि त्रिज्या भी एक तरीके की दूरी है, एक लंबाई है। हमारा त्रिज्या क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया। 10 सेंटीमीटर नहीं होगा ना, 5 सेंटीमीटर होगा। 10/2 करोगे तो 5 आएगा ना अनुराग, समझ में आया। समझ में आया तो वाई लिखोगे, कोई भी डाउट है तो एन लिखोगे, है ना। चलो बी होगा आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्षेत्रफल दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है, ठीक है। ट्राई करोगे, चैट को मैं बंद कर दे रहा हूं, और आंसर कहां करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो देखिए, अगर क्षेत्रफल 616 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या क्या होगा। अगर आप सही सही फॉर्मूला यूज करोगे आंसर आपका सही आएगा। और आराम से सॉल्व करोगे, अभी आपके पास समय है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आंसर नहीं कर पाओगे। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अभी काफी कम आंसर आए हैं। और जिनका आंसर हो गया है बस वेट करेंगे, ठीक है, बाकी बच्चे आंसर दे देंगे, फिर पोल को एंड करके डिस्कस किया जाएगा। चलो 15 सेकंड और है आपके पास, 15 सेकंड दे रहा हूँ और, ठीक है। अगर क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या बताना है आपको। 10 सेकंड और है, आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट सेक्शन आपका ओपन है। चलिए देखो, इस क्वेश्चन में वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है आपको और वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है। तो फिर से वही तरीका है, जो दिया गया है उसे लिख दो। तो क्षेत्रफल को, एरिया को ए से लिखते हो ना, तो ए लिख दो, ए बराबर 616 सेंटीमीटर वर्ग, है ना। वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आप बोलते हो, ठीक है, 616 सेंटीमीटर वर्ग। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला सोचो क्या होता है, किसी वृत्त में अगर त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा ना। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर का जो मान है, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 के बराबर है ना। ऐसा लिखोगे आप, पाई का मान डालोगे, पाई का मान कितना डालोगे, पाई का मान बोलोगे 22/60 डालेंगे सर, ठीक है। और ये आर स्क्वायर बराबर 616। अब यहां से क्या करोगे, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, यह जो 7 है, यह जो 7 है यहाँ 616 के साथ गुना हो जाएगा।
और ये जो 22 है वो नीचे में चला जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं 616 गुना 7/22, है ना। एक चीज आप ध्यान देना, अगर इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ 5x/y या 5x/, इस तरीके से आप लिखो 5/13 x बराबर y, तो x का मान कितना होगा, x का मान 13/5 गुना y होगा ना। तो देखो यहाँ पर 5/13 है तो इस साइड जाके 13/5 हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आप इस तरीके से लिख दिए। अब क्या करोगे आप, दो से काटोगे, तो दो से काटेगा तो ये 11 बार में कटेगा और ये दो से 308 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर 308 को 11 से आप अगर काटना चाहो तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके मैं दिखा रहा हूँ, तो ये दो बार में लगेगा 22, है ना। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 और ये फिर 8 बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 308 को अगर 11 से काटे तो 28 बार में कटेगा, तो ये 28 बार में आया। अब यहाँ से आर स्क्वायर का मान क्या आया, 28 गुना 7, है ना। और 28 और 7 को गुना करोगे तो आपका आएगा 196। यहां तक समझ में आया, आर स्क्वायर का मान 196 आएगा। 308 क्यों, दो से काटा ना, ये देखो 38 कैसे होगा। अच्छा ये मुझे बताओ, 616/2 कितना होगा, ये बताओ, 38 होगा क्या। 616 को दो से काटोगे तो 308 होगा ना, 38 थोड़ी होगा। 38 गुना 2 करोगे तो कितना आएगा, ये तो 76 हो जाएगा, है ना। 308 गुना 2 करके देखो, ये 616 आएगा। समझ में आया, परवीन आप ये बताओगे, ठीक है। तो यहां से आप काट कर देखोगे तो 308 आ जाएगा। ये कैलकुलेशंस आपको ध्यान से करनी है। देखो दो से अगर मैं 308 को काट कर देखा तो क्या करोगे, दो से एक बार में कटा, सॉरी 616 था ना, 616, तो दो को अगर मैं 616 इस तरीके से काटू तो ये 3 बार में कटेगा, 6 हमारा कट गया, ठीक है। ओके अच्छा सर। यहाँ ये समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ पर एक लेंगे और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 बैठा के फिर यहाँ पर 6 उठा लेंगे, ठीक है, फिर ये 8 बार में 16 कटेगा, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। चलो ये हुआ हमारा। उसके बाद देखो 196 किसी नंबर का वर्ग है क्या, 196 किसी नंबर का वर्ग है, तो हाँ एक बच्चे का आंसर है कि 196 जो होता है, 196 जो होता है यस वो सर। 14 का वर्ग होता है, यानी 14 गुना 14 होगा, ठीक है। होता है 14 का वर्ग, 14 गुना 14, 1 से 25 तक आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे 196 को 14 गुना 14, और यहाँ से आर का जो मान आ जाएगा √14 गुना 14, और आपको ये पता है कि अगर कोई नंबर दो बार गुना में है तो एक बार बाहर आ जाता है, तो आंसर क्या आया, 14 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर आया। समझ में आया, ये यस बताओ, सर। समझ समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आता है। चलो ये सारे क्वेश्चन को नहीं करना है आपको, करना है चलो ये क्वेश्चन करके बताओगे। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसको करके बताओगे। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, आता है हमेशा, परिमाप दिया गया क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये ट्राई करोगे एक बार। तो परिधि या परिमाप दिया गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने में आपको समय लग सकता है, तो ट्राई कीजिएगा पहले।
देखो क्षेत्रफल अभी आपको बताया गया था, क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले त्रिज्या चाहिए, है ना, रेडियस चाहिए। अब रेडियस इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ये हिंट बता रहा हूं आपको, ठीक है। रेडियस इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, परिमाप दिया गया है। तो परिमाप दिया गया है तो परिमाप से आप पहले रेडियस निकालोगे, जब रेडियस पता चल जाएगा तब आप एरिया निकालोगे, है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो काफी कम आंसर आए हैं, लेकिन जितने भी आंसर आए हैं अब तक किसी के आंसर गलत नहीं आए, सभी के आंसर सही आए। अब तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है सभी का आंसर सही है। तो परिमाप अगर 44 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? 15 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड और है आपके पास। अगर आंसर नहीं किया तो 15 सेकंड है, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका चैट ओपन है तो इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले तो ये बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो परिमाप अगर दिया गया है तो आप एरिया कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? तो पहले बोलोगे क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पर त्रिज्या चाहिए ना, रेडियस चाहिए, रेडियस नहीं दिया है। तो आप कहोगे जो दिया गया है वही लिख लेते हैं, जो दिया गया है सबसे पहले वही लिख लो। तो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस दिया है 44 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से आप सोल्व करो 2 पाई आर, पेरीमीटर का फार्मूला लगा दिया, 2 पाई आर बराबर 44। यहाँ से 2 लिख दिया, पाई का मान 22 लिख दिया, 22/7 गुना आर बराबर 44, ठीक। यहां से अगर मैं आर लिखना चाहूँ तो आप क्या क्या हो गए, 44 गुना जो 22/7 है, ये 7/22 बन गया, है ना, इस तरीके से। अब बोलो 2/1 है, ये 1/2 बन गया, है ना। ये जो 2/1 है इधर आके 1/2 बन गया। अब यहां से आप सोल्व करोगे तो 2 से काटोगे 44 को तो 22 बार में कटेगा, और ये 22 से 22 हमारा कट गया। तो यहाँ से साफ दिख गया रेडियस का मान 7 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि परिमाप भी सेंटीमीटर में दिया रखा है। अब आप क्या करोगे, अब बोलोगे हमें त्रिज्या थोड़ी पूछा जा रहा था, हमें तो एरिया पूछा जा रहा था, यानी क्षेत्रफल पूछा जा रहा था। तो आप बोलोगे क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब पाई का मान आप 22/7 रखोगे, त्रिज्या का मान आप रखोगे 7 सेंटीमीटर का वर्ग, है ना। तो यहाँ से आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर वर्ग क्यों होता है। 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 2 बार आएगा ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7 से 7 हमारा कट गया, है ना। ये 7 से 7 कट गया। अब ये हमारा आ रहा है 22 गुना 7 तो आ रहा है, और ये देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 बार गुना हो रहा है, इसलिए हमारा यहाँ सेंटीमीटर का वर्ग आ जाता है ना। तो यहाँ से आ जाता है 154 सेंटीमीटर वर्ग, है ना। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया? समझ में आया तो वाई लिखोगे सभी लोग। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वाई लिखोगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, बार बार कह रहा हूँ। यस सर। चलिए, चलो आज की क्लास में इतना ही तक रखूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, अभी कोई क्लास लेफ्ट नहीं कर